मैम फैंग फैंग बोला था कल कि वो ऐसे करके मुड़ा हुआ लगा रहता है, ऐसे काटता है, काट के तोड़ देता है और फिर चला जाता है। बताया था कि नहीं बताया था? यस मैम अच्छा, बताया। आज हम और ये सबको पता है कि जो क्या कहते हैं, बाइटिंग मैकेनिज्म, रेप्टाइल में बाइटिंग मैकेनिज्म पाई जाती है। बाइटिंग मैकेनिज्म का मतलब होता है कि काटने की कैपेसिटी। पर्चिंग मैकेनिज्म यानी पकड़कर सोने की कैपेसिटी बर्ड में, बाइटिंग मैकेनिज्म जिसमें रेप्टाइल में पाई जाती है। और माइक्रोस्कोपिक यानी सूक्ष्मदर्शी से देखा जाने वाला फाइलम कौन सा है? सूक्ष्मदर्शी से कौन सा फाइलम है जो देखा जा सकता है? पैरामीशियम जिसमें पैरामीशियम। पैरामीशियम का फाइलम कौन सा है? पैरामीशियम का फाइलम कौन सा है? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ। देखो, आज हम लोग एप्स पढ़ने जा रहे हैं, यानी बर्ड्स। बर्ड्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक, म्यूट कर लो यार। एप्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक, एप्स क्या हुआ, कोचिंग नहीं गए हो क्या तुम लोग? नहीं मैम, घर पर है। स्टडी ऑफ बर्ड को ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। स्टडी ऑफ बर्ड को ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। और जो पहली बार इसमें ये एरियल एडेप्टेशन के लिए होती हैं। एरियल होती हैं यानी हवा में उड़ती रहती हैं, हवा में उड़ती रहती हैं। ठीक, बॉडी, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल में विभाजित होती है। बस समझ गए? बॉडी, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल में विभाजित होती है। इतनी बात समझ में आ गई है? यस मैम। बॉडी, हेड, नेक, ट्रंक और टेल में विभाजित होती है। इतनी बात समझ में आ गई है? यहाँ पर जो टेल है वो एक ऐसा अंग है जो कि साम्यावस्था को बनाए रखता है। साम्यावस्था को बनाए रखता है उड़ने के दौरान। बनाए रखता है, बनाए रखता है उड़ने के दौरान। उड़ने के दौरान, ठीक। उसके बाद जरा देखो, बर्ड की जो एंडोस्केलेटन होता है, एंडोस्केलेटन यानी अंतःकंकाल जो होता है, अंतःकंकाल, ठीक। जो अंतःकंकाल है वो किसका बना होता है? अंतःकंकाल बना तो होगा हड्डियों का, बोन्स का बना होता है, लेकिन जो बोन्स होती हैं वो खोखली होती हैं। बोन्स जो होती हैं वो खोखली होती हैं, ठीक। इन खोखली बोन्स को हम लोग न्यूमैटिक बोन बोलते हैं। खोखली बोन्स को न्यूमैटिक बोन्स बोलते हैं। यानी जो हड्डियां हैं वो बांस की तरह खोखली हैं। खोखले होने से क्या मतलब है? खोखले होने से मतलब ये है कि ये उड़ने में हेल्प करती हैं, ये उड़ने में हेल्प करती हैं। बात समझ में आ गई? बात इतनी समझ में आ गई, ठीक है। यहाँ यस मैम। पर स्टडी ऑफ बर्ड को ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। ये एरियल होते हैं, हवा में उड़ते हैं। बॉडी, हेड, नेक, ट्रंक तथा टेल में विभाजित होती है। टेल एक ऐसा अंग है जो साम्यावस्था को बनाए रखता है उड़ने के दौरान, ठीक है। उड़ने के दौरान साम्यावस्था को बनाए रखता है, ठीक। दूसरी बात क्या है? एक्सोस्केलेटन यानी अंतःकंकाल बोन्स का बना होता है। और बोन्स जो होती हैं वो खोखली होती हैं। बोन्स खोखली होने की वजह से बॉडी का वेट हल्का हो जाता है, जिससे इनको उड़ने में हेल्प मिलती है। जो खोखली बोन्स होती हैं उनको न्यूमैटिक बोन बोलते हैं। न्यूमैटिक बोन्स
बोलते हैं, न्यूमेटिक बोन्स बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी बात, यहाँ पर फोर लिम्ब क्या होगा, यानी हाथ। फोर लिम्ब क्या हुआ है, हाथ। हाथ जो है रूपांतरित होते हैं विंग्स में। हाथ रूपांतरित होते हैं विंग्स में, यानी पंख में रूपांतरित होते हैं। हाथ पंख में रूपांतरित होते हैं। फोर लिम्ब विंग्स में मॉडिफाइड होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। फोर लिम्ब विंग्स में मॉडिफाइड होते हैं, यानी फोर लिम्ब हाथ में रूपांतरित होते हैं। फोर लिम्ब को हाथ कहते हैं, हाथ विंग्स में रूपांतरित होते हैं। यहाँ पर विंग्स को हम लोग फेदर भी बोलते हैं, पंखों में रूपांतरित होती है, जिसकी सहायता से बर्ड उड़ लेती है। बस समझ गए। और हल्की होती है, बोन्स खोखली होती है। दूसरी बात, हेड पर जो जॉ है, जॉ मॉडिफाइड होते हैं बीक में। जॉ मॉडिफाइड होते हैं बीक में, यानी चोंच में। जॉ मॉडिफाइड इनटू बीक, यानी जॉ चोंच में रूपांतरित हो जाते हैं, और चोंच में टीथ एब्सेंट होते हैं। यानी जॉ में टीथ एब्सेंट होते हैं। बस समझ गए, एब्सेंट होते हैं। लिखो। इतनी बात समझ में आई है। हमने क्या बताया, एव्स पढ़ रहे हैं हम लोग। एव्स में बर्ड्स आती हैं, बर्ड्स के बारे में स्टडी करना है। तो स्टडी ऑफ बर्ड को क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ बर्ड को हम लोग ऑर्निथोलॉजी के नाम से जानते हैं। जो बर्ड होती हैं वो एरियल होती हैं, हवा में उड़ने के लिए अपने बॉडी में बहुत सारे एडेप्टेशन लिए रहती हैं, अनुकूलन लिए रहती हैं। अगर अनुकूलित नहीं होंगी तो ये हवा में उड़ नहीं पाएंगी। तो अनुकूलित रहती है। बॉडी हेड, नेक, ट्रंक तथा टेल में विभाजित है, यानी बॉडी में 3-4 भाग पाए जाते हैं। नेक हमारा सबसे पहले विकसित हुआ था। सबसे पहले कहाँ पर, सबसे पहले हमारा विकसित हुआ था, इसके पहले जो फाइलम पढ़ा था रेप्टाइल, उसमें हमारा सबसे पहले नेक आया था। वहां पे। और उसके बाद जो बर्ड है उसमें हाईली डेवलप्ड नेक पाया जा रहा है। बॉडी, हेड, नेक, ट्रंक और टेल में डिवाइड है। टेल एक ऐसा अंग है जो साम्यावस्था को बनाए रखता है उड़ने के दौरान। दूसरा एंडोस्केलेटन यानी अंतःकंकाल बोन्स का बना होता है, बोन्स खोखली होती हैं। फोर लिम्ब यानी हाथ जो होते हैं वो विंग्स में रूपांतरित होते हैं। विंग्स में रूपांतरित होने की वजह, जो रूपांतरित हुए इनको पंख कहते हैं। ये न्यूमेटिक जो बोन्स होती हैं इनको, खोखली बोन को न्यूमेटिक बोन्स बोलते हैं। हेड पर जॉ है, जॉ रूपांतरित है बीक में टीथ एब्सेंट होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई है? इतनी बात सबको समझ में आ गई है? यस मैम। लिखिए। डन मैम। हो गया सबका? जलप्रकाश, जगतपाल, सबका हो गया? साक्षी, यस मैम। जलप्रकाश क्लास में है कि नहीं? अब हम लोग क्या देखेंगे कि जो मॉडिफाइड टीथ, जॉ मॉडिफाइड होता है बीक में, अब उसमें क्या पोजीशन होती है। सबसे पहले देखते क्या है कि जो बर्ड है उसमें सबसे पहला पॉइंट आएगा हमारा कि बोन्स हॉलो होती हैं। रेस्पायरेशन यानी श्वसन लंग्स के थ्रू होता है। श्वसन लंग्स के द्वारा होता है, मैम ऊपर नहीं दिख रहा, मैम नीचे लिखिए। श्वसन लंग्स के द्वारा होता है। तो जो लंग्स होते हैं, दिख रहा है?
दिख गया? यस मैम, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। श्वसन लंग्स के द्वारा होता है, ठीक है, लंग्स के द्वारा होता है, के द्वारा होता है, ठीक। लेकिन लंग्स में 9 एयर सैक्स पाए जाते हैं, एयर सैक्स पाए जाते हैं, बस समझ गए। यानी अगर ये प्रॉपर एक लंग्स है दो, ये तो इन 2 लंग्स में 9 एयर सैक है, ऐसे ये एयर सैक प्रेजेंट है, ये यहाँ पर एयर सैक है, ये इधर एयर सैक है। इस तरीके से एयर सैक्स पाए जाते हैं जो कि पैराशूट का काम करते हैं और बॉडी के वेट को हल्का कर देते हैं, बॉडी को उड़ने में हेल्प कर देते हैं। ये हमारे सारे जितने भी हैं वो सब है एयर सैक्स, वो सब क्या है? एयर सैक्स। लंग्स में एयर सैक्स पाए जाते हैं, एयर सैक्स बॉडी को लाइट एंड वेट कर देते हैं। दूसरी बात, जो एक्सक्रीशन है, एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन, उत्सर्जन किसका करना है? नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जित पदार्थों, नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जित पदार्थों का, उत्सर्जित पदार्थों का उत्सर्जन करना है, उत्सर्जित पदार्थों का उत्सर्जन करना है, ठीक है। और एक्सक्रीशन होता किसके द्वारा है? एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस बाय किडनी, occurs by kidney, किडनी के थ्रू एक्सक्रीशन होता है। बात इतनी समझ में आ रही है? किडनी के थ्रू एक्सक्रीशन होता है। और किडनी कैसी होती है? मेटानेफ्रिक टाइप की किडनी पाई जाती है। किडनी कैसी है? मेटानेफ्रिक किडनी पाई जाती है, मेटानेफ्रिक किडनी पाई जाती है। और मेटानेफ्रिक का मतलब होता है किडनी divided into cortex and medulla, divided into cortex and medulla, divided into cortex and medulla, cortex and medulla। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? अगर किडनी, जैसे मान लो ये किडनी बनाई है और किडनी का ये बाहरी भाग है, ये बाहरी भाग है, ये आंतरिक भाग है, तो इसको कहते हैं कॉर्टेक्स और इसको कहते हैं मेडुला। मेडुला, अगर किडनी कॉर्टेक्स का मेडुला में विभाजित है तो ऐसी किडनी को मेटानेफ्रिक किडनी बोलते हैं। ऐसी किडनी को क्या बोलते हैं? मेटानेफ्रिक किडनी के नेम से जानते हैं। अगर किडनी कॉर्टेक्स और मेडुला में डिफरेंशिएट है तो ऐसी किडनी को मेटानेफ्रिक किडनी के नेम से जानते हैं। इतनी बात समझ में आ गई है सबको? इतनी बात सबको समझ में आ गई है? उसके बाद जरा देखो, ये एक्सक्रीशन किस चीज का करते हैं? ये एक्सक्रीशन करते हैं यूरिया का, ये एक्सक्रीशन करते हैं सॉरी यूरिक एसिड का, एक्सक्रीट आउट करते हैं यूरिक एसिड एक्सक्रीट आउट करते हैं। बस समझ गए? यूरिक एसिड क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, क्रिस्टल फॉर्म में यानी कंक्रीट के फॉर्म में होता है। ये स्टोर नहीं कर पाते हैं, ये वाटर में अनडिजॉल्व है, वाटर में अघुलनशील है, ये वाटर में अघुलनशील है, अघुलनशील है। बात समझ गए? वाटर में अघुलनशील है, किडनी मेटानेफ्रिक है। हमने क्या किया, जब बर्ड पढ़ रहे थे तो बर्ड के रेस्पिरेशन में यानी श्वसन बर्ड का लंग्स के द्वारा होता है। लंग्स बॉडी के अदर पार्ट के कंपैरेटिव ज्यादा बड़े होते हैं, 2 एयर सैक्स पाए जाते हैं, 2 लंग्स पाए जाते हैं, 9 एयर सैक्स पाए जाते हैं। एयर सैक्स की वजह से बॉडी पैराशूट की तरह वर्क करती है। एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जित पदार्थों का करते हैं। एक्सक्रीशन किडनी के द्वारा होता है, किडनी मेटानेफ्रिक होती है, यूरिक एसिड एक्सक्रीट आउट करते हैं। यूरिक एसिड क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, जल में अघुलनशील होता है। मेटानेफ्रिक किडनी होती है यानी किडनी कॉर्टेक्स तथा मेडुला में डिफरेंशिएट होती है। बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं, आंतरिक भाग को मेडुला कहते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई है? इतनी बात सबको समझ में आ गई है? यस मैम। लिखिए, मैम कुछ बोलिए, स्क्रीन नहीं आ रही। हाँ हाँ बोल दिया।
डन मैम। हो गया जगतपाल? सबका हो गया? यस मैम। रब कर दें? मैम ये जो चैप्टर है एनिमल किंगडम, इसे हम एनसीईआरटी से फॉलो करें या फिर जैसे मॉड्यूल्स हैं या फिर और थियोरेटिकल बुक्स हैं? एक्चुअली हम तो यही सजेस्ट करेंगे कि एनसीईआरटी लेकर, अगर आपको मॉड्यूल मिल जाता है, मॉड्यूल बेस्ट है, तो मॉड्यूल को फॉलो करिए। और क्या कहते हैं, अगर आपके पास कोई साइड बुक है तो साइड बुक को फॉलो कर लो। साइड बुक है, साइड बुक कोई है आपके पास? यस मैम, साइड बुक एमटीजी, ये एमटीजी, ऑब्जेक्टिव हाँ कन्वर्टेड। एमटीजी। हाँ, आपने देखा होगा कि जब हम लोग एमटीजी पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे, अगर आपने पढ़ी होगी तो एमटीजी देखा होगा कि एमटीजी में एनसीईआरटी से जो रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो सारे एमटीजी में उससे एक्स्ट्रा दिए हुए हैं। उसमें लार्वा का नाम नहीं दिया हुआ, एमटीजी में लार्वा का नाम दिया है। ट्रूमैंस पढ़ेंगे आप तो ट्रूमैंस अगर किसी को आती है तो समझ लो बायो आती है उसको। ट्रूमैंस में भी सारा कुछ डिटेल स्टडी दिया हुआ है। एनसीईआरटी में एव्स के कैरेक्टर 10 लाइन में खत्म हो गए हैं और लिखी सारी बातें टू दी पॉइंट लिख दी गई हैं, लेकिन इलाबोरेट करके नहीं लिखा गया है। बस वही जहाँ पे क्वेश्चन इलाबोरेट करता है, थोड़ा सा ट्विस्ट कर जाता है, तो हम लोग उसको समझ नहीं पाते हैं और सिलेक्शन से 10 कदम पीछे हो जाते हैं। अगर हम उसको डिटेल्ड स्टडी करके चलेंगे तो एनसीईआरटी पढ़ना इजी नहीं हो जाएगा हम लोगों के लिए। यस मैम। और साइड बुक पढ़ेंगे तो नॉलेज के लिए बेस्ट रहेगा कि अगर क्वेश्चन कहीं से भी ट्विस्ट करेगा तो आप समझ जाओगे। क्योंकि अगर उतना पढ़ा है, जितना आता है उतना पढ़ लिया है कि जितना हम याद कर सकते हो, तो हमेशा ऐसा होगा कि हमको आएगा तो जितना अपने नॉलेज में कर सकते हैं आएगा उतना, लेकिन क्वेश्चन उससे घूमता फिरता आ जाएगा तो हम फंस जाएंगे। इसलिए हमको थोड़ा ज्यादा लेके चलना चाहिए। अगर थोड़ा कम हो गया तो चलेगा, लेकिन अगर ज्यादा कहीं से पूछ लेगा तो चलेगा नहीं, फिर तो आंसर ढूंढना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? और आप लोगों ने अभी देखा होगा, अगर फ्रेशर नहीं हो तो पेपर दिया होगा, तो पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो कहाँ से आते हैं ये पता भी चल गया होगा, और किस लेवल के आते हैं ये भी पता चल गया होगा। यस मैम। बात समझ? क्योंकि अगर हम ये कह देंगे हमको एनसीईआरटी आती है, अगर हमने ये कह दिया हमको एनसीईआरटी आती है, तो फिर क्वेश्चन क्यों नहीं आता? अगर एनसीईआरटी आती है तो क्वेश्चन क्यों नहीं आएगा? वही बात है कि अगर हमने खाना खा लिया तो हमको भूख कैसे लगी है, यानी दोनों चीजों में कुछ गड़बड़ है। या तो हमने खाना खाया नहीं या तो हमको भूख लगी नहीं है, तो ये दो बातें अलग अलग है। ये तो एनसीईआरटी आती नहीं है, पढ़ी नहीं है हमने, और हम ये सोच रहे हैं हमने लाइन लाइन एनसीईआरटी पढ़ रही तो हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, तो कभी नहीं सॉल्व होंगे। क्यों? क्योंकि पेपर अगर एनसीईआरटी से ही आता है तो फिर सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है? ये भी, इस पॉइंट पे भी गौर करेंगे ना हम लोग कि हमने सोच लिया, टारगेट बना लिया कि एनसीईआरटी पढ़नी है। जब आप ये सब पढ़ के एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको पढ़ने में अच्छी लगेगी। बस समझ रहे हो? ऐसे क्या होता है, किसी पॉइंट पे फंस गए तो उस पॉइंट पे अटके हुए हैं। अब उसके आगे ना दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ना उसके पीछे दिया हुआ है, उस एक वर्ड को बीच में रख दिया गया है। अब हम समझ नहीं पा रहे कि क्या मतलब है। बात समझ रहे हो? जी मैम। और अभी तक अगर चैप्टर लगाया होगा तो क्वेश्चन एमटीजी से लगाए हैं। चैप्टर पढ़ने का ये तरीका है कि जब आप चैप्टर को तैयार करें तो चैप्टर तैयार करने के बाद जब आप खुद से तैयार कर लें, एक तो हमने पढ़ा दिया तो तैयार हो गया, दूसरा जब आपने खुद से उस चैप्टर को पढ़ लिया तो खुद से चैप्टर पढ़ने के बाद आपके डाउट का परसेंटेज क्या है, कितना परसेंट डाउट आपको आता है एक बार पढ़ने के बाद। एक बार जब पहली बार इस चैप्टर को पढ़ते हो तो कितना देर लगती है इस चैप्टर को पढ़ने में। रीडिंग नहीं लगानी है, पढ़ने का मतलब आपको लर्न करना है। कितनी देर लगती है, कितने दिन लगते हैं, कितना महीना लग गया है, और उसके बाद दूसरी बार उसी चैप्टर को फिर से पढ़ो, कितना समय कम हुआ। फिर क्वेश्चंस लगाओ तो क्वेश्चंस में डाउट कम आएंगे। अगर चैप्टर को डीपली पढ़ा नहीं और क्वेश्चन लगाना शुरू कर दिया तो एक सेशन हो जाएगा जिसे कहते हैं डाउट सेशन। समझ गए? पूरा पूरा सेशन हो जाएगा जब हम डाउट कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि अभी तो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। जब कॉन्सेप्ट में ही डाउट है तो क्वेश्चन तो लाजमी है कि डाउट होना चाहिए। समझ में आ गई बात? तो साइड बुक को अच्छे से पढ़ो,
और एनसीईआरटी को भी अच्छे से पढ़ो, और जब चैप्टर तैयार हो जाए तो कोशिश ये करो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस एक चैप्टर से लगा लो। जितने क्वेश्चंस लगाओगे उतने डाउट क्लियर होंगे, जितने क्वेश्चंस लगाओगे उतने डाउट क्लियर होंगे। अब हम देखते हैं कि बर्ड के बारे में हम लोग आ गए हैं फिर से। तो बर्ड में एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट था, हिंड लिम्ब प्रेजेंट है नहीं, पहले एक्सक्रीशन देख लो। एक्सक्रीशन किडनी के थ्रू हो रहा था, ठीक है, एक्सक्रीशन में किडनी मेटानेफ्रिक थी, ठीक है। उसके बाद एक्सक्रीशन में यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट है, यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट है। यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट होने का क्या मतलब होता है? यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट होने का मतलब होता है कि इसमें यूरिन जो है वो स्टोर नहीं हो पाता, यूरिन जो है वो स्टोर नहीं हो पाता। यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट है यानी यूरिन स्टोर नहीं हो पाता। यहाँ पर अगर यूरिन स्टोर नहीं हो पाता तो कहाँ जाता है? तुरंत खाते पीते हैं, पचाते हैं और एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। अगर यूरिन स्टोर करने लगे तो यूरिनरी ब्लैडर होना पड़ेगा, और अगर यूरिन स्टोर होगा या वेस्ट मटेरियल स्टोर होगा तो बॉडी वेटेड हो जाएगी। यूरिन स्टोर नहीं होगा, यूरिन यानी यूरिक एसिड स्टोर नहीं होगा, खाएंगे और तुरंत इजेक्ट आउट, ठीक। और एक्सक्रीशन होता क्या है अपने यहाँ पे? नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थों को, नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थों को, उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, शरीर से बाहर निकालना ये कहलाता है उत्सर्जन। बस में से बस इतनी समझ में आ गई। एक्सक्रीशन क्या है? यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट होता है और यूरिक एसिड स्टोर करता है। यहाँ पे नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं। एक्सक्रीशन किडनी के द्वारा होता है, यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट होगा। दूसरी बात देखो, दूसरी बात यहाँ पे क्या आ जाएगी कि जो वो होता है हार्ट, हार्ट होता है 4 चैम्बर, हार्ट होता है 4 चैम्बर यानी 4 चैम्बर पाए जाते हैं हार्ट में। 4 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होता है। 4 चैम्बर का मतलब वही बात आ गई, 2 अलिंद और 2 निलय, 2 अलिंद और 2 निलय। इतनी बात समझ में आ गई? क्या लिख रहे हैं? निलय। बात समझ में आ गई क्यों बच्चों? यस मैम। यस सर। आ गई? हम सोचे मीटिंग एंड हो गई। अब जरा देखो, हार्ट 4 चैम्बर्ड है, फिर आते हैं हम लोग यहाँ पे किडनी मेटानेफ्रिक है, रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होगा, डेवलपमेंट। मैम इसमें जो हार्ट आपने 4 चैम्बर बताया है, हाँ तो 4 चैम्बर तो इसका जो परिसंचरण तंत्र हो गया फिर तो दोहरा हो गया ना, डबल सर्कुलेशन। हाँ हाँ, इसमें डबल सर्कुलेशन प्रेजेंट होता है, इसमें और हम में डबल सर्कुलेशन प्रेजेंट होगा, ठीक है। क्योंकि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन अगर देखा जाए तो बर्ड ले रही है उड़ते वक्त, यस मैम। और अपने आप तो हम लोग का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ही है, तो हम लोग का दोहरा प्रसंचरण होना लाजमी है कि हम लोग का दोहरा प्रसंचरण तंत्र होगा कि एक बार प्योर आएगा, इम्प्योर आया, प्योर होने के लिए लंग्स में गया, लंग्स से प्योर होके फिर से आया और प्योर होकर पूरी बॉडी में गया। एक बार लंग्स में आया, लंग्स से सॉरी पूरी बॉडी से हार्ट में आया, हार्ट से उसमें अलिंद से नीले में गया, नीले से लंग्स में गया, लंग्स से प्योर होके फिर अलिंद में आया, फिर अलिंद से नीले और नीले से पूरी बॉडी। हार्ट साकिब कितने बार आया ब्लड में? हार्ट कितने बार आया? सॉरी ब्लड में हार्ट कितने बार आया? ब्लड में हार्ट कितने बार आया साकिब? हमें एक बार और बताइए। देखो हमने क्या कहा कि इसने पूछा दोहरा प्रसंचरण तंत्र होगा
डेवलपमेंट कंप्लीट है, लार्वल स्टेज प्रेजेंट नहीं है, लार्वल स्टेज एब्सेंट है, लार्वल स्टेज एब्सेंट है। अब देखो डबल सर्कुलेशन पाया डायरेक्ट जाता है? डेवलपमेंट मैम, डायरेक्ट, डायरेक्ट हाँ डेवलपमेंट पाया जाएगा। हाँ, डायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाएगा। डेवलपमेंट डायरेक्ट है, डायरेक्ट है, समझ गए? डेवलपमेंट डायरेक्ट है। अब हम आते हैं कहाँ पे? अब हम आते हैं ऊपर। तुमने क्या क्वेश्चन पूछा था, समझ में नहीं आया, हार्ट वाला। तो देखो ये अलिंद है, ये निलय है, ठीक। पूरी बॉडी का इम्प्योर ब्लड यहाँ पर आ गया, यहाँ से आ गया, इधर से आ गया और इधर से आ गया, ठीक। ये क्या था? राइट ऑर्किल, ठीक। बस समझ में आई? क्यों? यस मैम। अरे हाँ, कोई बोल नहीं रहा है, साक्षी भी आज बोल नहीं रही है, क्या बात है? मैम वो नहीं हुई क्लास की। अच्छा, तो अब देखो ये राइट ऑर्किल हो गया, इम्प्योर ब्लड यहाँ से आया, इम्प्योर ब्लड यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ पहुंचा, ठीक है। फिर प्योर होने के लिए यहाँ से गया लंग्स में, लंग्स में ऑक्सीजन है और ब्लड, इसमें प्योर होने का मतलब होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ ऑक्सीजन लंग्स से लेके पहुंचा यहाँ, यहाँ से यहाँ पहुंच गया और यहाँ से पूरी बॉडी में ऐसे रन कर गया। तो हार्ट में कितने बार ब्लड आया साकिब? फोर्ट है। नहीं साकिब, किसी को नहीं पता? मैम सिर्फ लंग्स में पूछ रहे हैं आप? नहीं नहीं, हम पूछ रहे हैं हार्ट में ब्लड कितने बार आया। मैम 2 टाइम्स। 2 टाइम्स आया, कैसे? मैम एक बार तो ये इम्प्योर आया, फिर प्योर होकर आया इसमें, हाँ फिर तो बॉडी फैल गया। नहीं, बॉडी में फैला तो बताइए ना। पहले राइट ऑर्किल में आया, राइट ऑर्किल से राइट जी। वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में, फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू, फिर हार्ट में, और हार्ट से पूरी बॉडी में क्रिटिकल सिस्टम कार्य के थ्रू। बात समझ गया? इसको नोट करो। मैम क्लियर नहीं दिख रहा है कुछ भी। अच्छा, क्लियर नहीं दिख रहा? क्लियर नहीं आ रहा, क्लियर। अब आ रहा क्लियर? अब ठीक ठीक ठीक। ठीक, लिखो। मैम 2 बार ही तो आया ब्लड। डन मैम।
हो गया? बच्चों हो गया? इसको दोहरे प्रसंचरण को जरा कायदे से लिखना। यस मैम। मैम ये एक बार और समझा दीजिए मैम मुझे। हाँ अभी समझा रहे, इसको लिखते हैं, पूरा लिखेंगे तब समझाएंगे। इसको बना लो फिर अभी लिखते हैं। मैम बना लिया। बन गया सबका? रब कर दें? मेरा देखना है, 1 मिनट रुकना, मार कर लेंगे। देखो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि दोहरा प्रसंचरण कहते हैं किसे, ठीक है? ये इस टॉपिक का नहीं, फिर भी हम बता दे रहे दोहरा प्रसंचरण किसे कहते हैं। सर ब्लड में पढ़ेंगे ना हम लोग तो ब्लड में आएगा, फिर भी समझ लो, क्यों डाउट रहेगा। जैसे देखो ये अलिंद है, ये अलिंद है। जुल्फिकार वो साकिब समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक। और ये दोनों निलय है, ये निलय है, मतलब ये वेंट्रिकल है, ये वेंट्रिकल है, ये ऑरिकल है, ये ऑरिकल है। समझ गए? पूरी बॉडी का इम्प्योर ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ आया, ठीक? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, आ गया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आया? ऑरिकल में। ऑरिकल से पहुंचा ये यहाँ पे, ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर अपर्चर होता है छिद्र, ठीक है? इस छिद्र से पहुंचा निलय में, ठीक? जब निलय कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो ये यहाँ पर आर्टरी लगी होती है, पल्मोनरी। पल्मोनरी आर्टरी से गया लंग्स में, लंग्स में, लंग्स में गया, ठीक? और लंग्स से प्योर होकर फिर यहाँ पे आया ये पल्मोनरी वेन के थ्रू, यहाँ पे आ गया। और प्योर होने के बाद यहाँ पे आया, यहाँ से यहाँ पहुंचा। यहाँ पर भी अपर्चर है जिसपे एक आर्टरी लगी हुई है जिसको बोलते हैं डॉर्सल एओर्टा। उसके बाद ये यहाँ पर चला गया, ठीक? और पूरी बॉडी में फैल रहा है। अब जरा इसका फ्लो चार्ट देखो, ये है बॉडी, ठीक? इसका ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड, जो आएगा राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल में। बात समझ गए? राइट ऑरिकल से पहुंचेगा ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर के थ्रू, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर के थ्रू, अपर्चर के थ्रू पहुंचा कहाँ? अपर्चर के थ्रू पहुंच गया राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ये हम हल्का और सकते हैं। बॉडी के अलावा कुछ लिखा नहीं है, देखो दिख रहा है? ठीक 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 है। देखो अब ब्लड कितने बार आया, बॉडी में था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया राइट ऑरिकल में, फिर पहुंचा राइट वेंट्रिकल में, फिर पहुंचा फिर लेफ्ट ऑरिकल, फिर आ गया ब्लड, क्या पहुंच रहा है? लंग्स से ब्लड पहुंचा लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, सिस्टमिक आर्क के थ्रू डॉर्सल एओर्टा, डॉर्सल एओर्टा में बॉडी, ठीक? ये पल्मोनरी आर्टरी और ये काम होगा पल्मोनरी वेन के थ्रू।
ये काम होगा पल्मोनरी वेन के थ्रू। यही दो ऐसी धमनी और सिरा हैं जो अपवाद हैं। सारी धमनियों में प्योर ब्लड होता है पल्मोनरी को छोड़ के, सारी सिरा में इम्प्योर ब्लड होता है सिर्फ पल्मोनरी को छोड़ के। सारी धमनी में प्योर ब्लड होता है, सारी धमनी में इम्प्योर ब्लड होता है सिर्फ पल्मोनरी को छोड़ के। पल्मोनरी को छोड़ देंगे, पल्मोनरी एक अपवादिक केस है, अपवाद होता है इसमें कि पल्मोनरी वेन होगी तो उसमें प्योर ब्लड होगा, और पल्मोनरी अगर सिरा होगी तो उसमें इम्प्योर ब्लड होगा। बात समझ रहे हो? पल्मोनरी होता क्या है? पल्मोनरी उस आर्टरी, उस धमनी को कहते हैं जो लंग्स में ब्लड ले जाती है या लंग्स से ब्लड को लाती है। पल्मोनरी वर्ड लगाते हैं हम लोग लंग्स के लिए, पल्मोनरी वर्ड लगाते हैं लंग्स के लिए। और पल्मोनरी का मतलब होता है फुफ्फुस। अब फुफ्फुस का मतलब होता है जो फुसफुस कर रहा हो। अब फुसफुस वही करेगा जहां हवा चली जाए, जहां हवा जाएगी वही ना फुसफुस की आवाज आएगी। तो फुफ्फुस वर्ड हवा से लिया गया है, और एयर सबसे ज्यादा लंग्स में होती है। लंग्स में ब्लड ऑक्सीजन को लेने जा रहा है। मेरी बॉडी में था, सारी इम्प्योरिटीज मिलती गई, इसमें इम्प्योर हो गया, तो अब प्योर होने के लिए लंग्स में जा रहा है, लंग्स से ऑक्सीजन को लेके फिर से आ रहा है, और फिर से आकर पूरी बॉडी में कंडक्ट हो रहा है। बात समझ में आ रही है? यस मैम। ये जितनी बात हमने लिखवाई है, बोली है, उसको लिख लेना, नहीं तो याद नहीं रहेगा। डबल सर्कुलेशन एरो से यहां गया, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया। कौन गया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन गया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझ गए? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां कर रहा है, यहां से पहुंचा। पल्मोनरी के लिए कोई अपवाद है? पल्मोनरी लंग्स के लिए लगाते हैं, पल्मोनरी के लिए अपवाद है कि जो पल्मोनरी धमनी और पल्मोनरी सिरा है, पल्मोनरी धमनी और सिरा में, धमनी में होना चाहिए प्योर, लेकिन यहाँ पर धमनी में है इम्प्योर, और सिरा में होना चाहिए इम्प्योर, लेकिन यहाँ पर सिरा में है प्योर। सिर्फ इन दो धमनी और सिरा की बात है जो इंपॉर्टेंट है, और याद करते हैं हम लोग, आता है क्वेश्चन। पल्मोनरी, पल्मोनरी के नीचे लिखा, पल्मोनरी के नीचे लिखा है हमने आर्टरी यानी धमनी, पल्मोनरी के नीचे लिखा धमनी। मैम इससे 2 बार ब्लड आया हार्ट में। हाँ हाँ, इसीलिए इसको कहते हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र, और हम लोगों में दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाएगा क्योंकि प्योर पंपिंग ऑर्गन एक है, वो है हार्ट। उसको, उसमें ही जब प्रेशर पड़ेगा तभी ब्लड कंडक्ट होगा, और कंडक्ट करने के लिए पहले प्योर को इम्प्योर को हटाना है और प्योर को लाना है, तो दोनों के लिए पुश करना जरूरी है, तो दोनों बार हार्ट में ब्लड आएगा जरूर। मैम प्योर होगा कितने टाइम में आ जाता है ये पता है? 0.8 सेकेंड में। प्योर 0.8, हाँ। अपनी हार्ट बीट, जो हार्ट है वो 72 टाइम्स पर मिनट बीट करता रहता है, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। हम लोगों को पता चलता है? नहीं पता चलता ना। वैसे ही ये काम जब 72 बार धड़केगा तो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट क्यों हुआ? क्योंकि ब्लड देना है। रिलैक्स क्यों हुआ? क्योंकि ब्लड जो आया उसको लेना है। फिर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर देना है लंग्स को। फिर रिलैक्स हुआ, हम खाली हो गए आओ। फिर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, हम भर गए जाओ। ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलती रहती है। समझ गए? रब कर दें? यस मैम, यस मैम। जगतपाल समझ में आ गया? यस यस जुल्फिकार यस मैम। समझ में आ गया? इसके पहले का जो टॉपिक पढ़ा रहे थे उसमें बोल क्यों नहीं रहे थे? समझ में आया कि नहीं आया? बोल रहा था मैम, आपको आवाज नहीं जा रही थी, मेरा म्यूट ऑफ। अच्छा, दूसरी बात क्या है, हम लोग वर्ड पढ़ रहे हैं तो वर्ड में डेवलपमेंट डायरेक्ट है, डेवलपमेंट डायरेक्ट है, लार्वा स्टेज अब्सेंट है,
लार्वा स्टेज एब्सेंट है, ठीक है, लार्वा स्टेज एब्सेंट है। दूसरी बात क्या बोलते हैं कि सारी बर्ड फ्लाइंग होती हैं और सारी होती हैं ओवीपेरस, ओवीपेरस यानी अंडे देने वाली, एग लेइंग, अंडे देने वाले होते हैं। एग्जाम्पल देखो, पिकॉक, मैम थोड़ा उस साइड से साइड में लिख दो। इधर है, वो साइड में दिख नहीं रहा, हल्का 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 कम दिख रहा है। अच्छा ठीक है। है। मैम कुछ बोलिए, स्क्रीन नहीं आ रही मेरी। पेवोक्रिस्टेटस पिकॉक का साइंटिफिक नेम है, पेवोक्रिस्टेटस। हाउस स्पैरो, पैसर डोमेस्टिकस, पैसर डोमेस्टिकस। क्रो, कोरवस, कोरवस स्प्लेंडेंस। मैम ये हाउस स्पैरो क्या होता है? ये जो गौरैया होती है ना, घर वाली चिड़िया, जो घर वाली चिड़िया होती है उसको हाउस स्पैरो बोलते हैं। जो घरों में चिड़िया टहलती रहती है ना, उसको हाउस स्पैरो बोलते हैं हम लोग। मैम छोटी सी? हाँ, छोटी मतलब जो नॉर्मल घरों में बर्ड रहती है उसको हाउस स्पैरो बोलते हैं, ठीक, ब्राउन जी ब्राउन मैम। कलर की जो छोटी छोटी होती है वो। जी मैम। क्रो तो जानते ही हो, पिकॉक जानते ही हो, ठीक, बात समझ रहे हो ना। ये क्रो का कोरवस स्प्लेंडेंस, ऑस्ट्रिच, लार्जेस्ट एग है इसका, ठीक। इसका साइंटिफिक नेम है स्ट्रूथियो। पेंगुइन, कीवी, ये सब फ्लाइटलेस बर्ड है। ईम्यू फ्लाइटलेस बर्ड है। मैम उड़ नहीं सकते? हाँ, ये उड़ नहीं सकते। उड़ इसलिए नहीं सकते क्योंकि ऑस्ट्रिच का तो शरीर भारी है और पेंगुइन के विंग्स मतलब वेस्टिजियल टाइप फंक्शनल नहीं है, इसलिए ये उड़ नहीं सकते। मैम और ऑस्ट्रिच क्या होता है?